विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले व्याख्यान में हम समाज की बात कर रहे थे। हमने समाज का एक इंट्रोडक्शन लिया था और इसमें हमने मनुष्य समाज और पशु समाज में अंतर देखा था और मनुष्य ने कैसे एक उन्नत समाज बना लिया या मनुष्य समाज में कैसे निरंतरता है, ये सारी हम बात कर रहे थे। तो समाजशास्त्र की केंद्रीय अवधारणा समाज है और समाज और मनुष्य का अस्तित्व एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जब से मनुष्य इस धरती पर है तभी से ही समाज की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हमने पशु समाज और मनुष्य समाज का अंतर भी देखा और कैसे मनुष्य ने समाज बनाया ये भी हमने देखा था। अब हम समाज की परिभाषाएं और उसका अर्थ देखते हुए उसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो समाज को हम दो भिन्न अर्थों में लेकर के चलते हैं, एक संकुचित अर्थ और दूसरा विस्तृत अर्थ। इसका जो संकुचित अर्थ है उसको हम एक समाज कह रहे हैं और जो इसका विस्तृत अर्थ है उसको समाज या सोसाइटी कह रहे हैं हम। सोसाइटी और सोसाइटी, इन दो अर्थों में हम समाज का प्रयोग कर रहे हैं या समाज को परिभाषित कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि समाज का जो संकुचित अर्थ में प्रयोग किया जाता है वो क्या है। उसके बाद हम समाज का विस्तृत अर्थ देखेंगे और उसकी विशेषताएं देखने का प्रयास करेंगे। तो समाज संकुचित अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के एक समूह के संदर्भ में किया जाता है और ऐसे समाज निश्चित और मूर्त होते हैं जिनको सीमित सामाजिक संपर्क वाला समूह भी कहा जाता है। तो समाज शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट व्यक्तियों के समूह के रूप में अगर किया जाए तो इसे हम एक समाज कहेंगे, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, भारत सेवा समाज, संत समाज आदि इस श्रेणी में आएंगे। तो समाज मनुष्यों का एक समूह है जो अपने अनेक मुख्य हितों की पूर्ति अनिवार्य रूप से स्वयं को बनाए रखने के लिए और स्वयं की निरंतरता और परस्पर सहयोग के लिए करता है। या हम कह सकते हैं कि एक समाज से तात्पर्य मनुष्यों के उस समूह से है जो किसी सामान्य कार्य में चेतन रूप से भाग लेते हैं। तो ये तो हम चर्चा कर रहे हैं एक समाज की या सोसाइटी की। अब हम समाज की चर्चा करेंगे और फिर हम बाद में दोनों में अंतर भी देखेंगे, एक समाज और समाज में क्या अंतर है, सोसाइटी और सोसाइटी में क्या डिफरेंस है, ये भी हम चर्चा करेंगे। अब अगर हम समाज की विस्तृत रूप से विस्तृत अर्थ में चर्चा करते हैं या विस्तृत अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं तो समाज का प्रयोग सामाजिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में किया जाता है। और मैकाइवर एंड पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी में इसके बारे में चर्चा करते हैं, समाज के विस्तृत अर्थ की चर्चा करते हैं। उसके पहले हम बात करेंगे, पार्सन्स कुछ प्रमुख विशेषताएं बता रहे हैं समाज के अंदर। उनके अनुसार समाज मानवीय संबंधों की एक पूर्ण जटिल व्यवस्था है यह समाज का निर्माण केवल उन्हीं मानवीय संबंधों से होता है जो किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हों। मनुष्यों के सभी व्यवहार क्रिया या एक्शन नहीं होते, वही व्यवहार क्रिया होते हैं जो किसी साध्य की प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में किए गए हों। या हम कह सकते हैं सामाजिक क्रियाएं, चाहे वे तात्विक हों या प्रतीकात्मक हों, सामाजिक संबंधों को विकसित करती हैं जिसके परिणाम स्वरूप समाज का निर्माण होता है। तो टालकट पार्सन्स ये कुछ विशेषताएं बताते हैं समाज की जिसके अनुसार समाज का निर्माण हो रहा है, यानी एक जटिल व्यवस्था होती है ये संबंधों की और संबंधों से मानवीय संबंध, समाज का निर्माण केवल मानवीय संबंधों से होता है जिससे कोई ना कोई परिणाम क्रियाएं होती हैं, जिससे एक्टिविटीज़ होती हैं और ये सभी क्रियाएं चाहे वो प्रतीकात्मक होती हैं या तात्विक होती हैं, सामाजिक संबंधों को विकसित करती हैं और इससे समाज का निर्माण हो रहा है। मैकाइवर एंड पेज या मैकाइवर और पेज अपनी पुस्तक सोसाइटी के अंदर भी इसी तरह की समाज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनके अनुसार समाज रीतियों तथा कार्य प्रणालियों की, अधिकारों तथा पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों तथा विभागों की, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है।
और इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। यानी मैकाइवर एंड पेज कह रहे हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है, और उसके अंदर वो किस चीज़ से बना है, किन तत्वों से मिलकर के बन रहा है, इसको हम थोड़ा विस्तृत इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो मैकाइवर और पेज की परिभाषा है इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें मैकाइवर एंड पेज कह रहे हैं कि समाज रीतियों पर आधारित होता है। रीतियाँ यानी यूजेस, तो रीतियाँ, मानव समाज कुछ रीतियों पर आधारित होता है और बिना रीतियों के कोई समाज नहीं होता। रीतियाँ प्रत्येक समाज की आधारशिला होती हैं और रीतियाँ समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार होते हैं, व्यवहार प्रतिमान होते हैं। रीतियाँ हम किसको कह रहे हैं? समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार प्रतिमान होते हैं ये। जैसे हम अगर उदाहरण दें तो प्रत्येक समाज में खान पान, वेशभूषा के लिए, आचार विचार, व्यवहार, पूजा पाठ आदि के लिए कुछ पृथक रीतियाँ होती हैं, और समाज में ये रीतियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हस्तांतरित होती हैं और ये समाज की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करती हैं। इसी तरीके से मैकाइवर एंड पेज कह रहे हैं कि समाज रीतियों के साथ साथ कार्य प्रणालियों की भी व्यवस्था है। अब ये कार्य प्रणालियाँ या प्रोसीजर क्या होते हैं? कार्य प्रणालियों का तात्पर्य नियमों और संस्थाओं से है जो प्रत्येक समाज के उद्देश्यों या साधनों की पूर्ति के लिए अपनाई जाती हैं। समाज में व्यक्ति की समस्त क्रियाएं समाज द्वारा स्वीकृत कार्य प्रणालियों द्वारा ही निर्देशित और नियंत्रित होती हैं। इसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि समाज के अंदर अधिकार पाए जाते हैं, यानी अथॉरिटी पाई जाती है। तो सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए प्रत्येक समाज में अधिकारों की कार्य प्रणाली या अधिकारों की एक प्रणाली पाई जाती है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें प्रभुत्व तथा अधीनता दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध न पाए जाते हों। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो प्राचार्य जो महाविद्यालय का शीर्षस्थ अधिकारी होता है, महंत जो अपने मठ या आश्रम का अध्यक्ष होता है, ग्राम प्रधान जो ग्राम का प्रमुख व्यक्ति होता है, पिता जो परिवार का मुखिया या कर्ता होता है, इन सब के कुछ अधिकार होते हैं। तो अधिकार व्यवस्था द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होते हैं। तो इस तरह से समाज के अंदर अधिकार भी पाए जाते हैं जिससे समाज में व्यवहार निर्देशित रहें और नियंत्रित रहें। इसके साथ साथ समाज के अंदर पारस्परिक सहायता भी पाई जाती है, म्यूचुअल एड भी पाई जाती है। पारस्परिक सहायता के अभाव में किसी भी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। समाज के सदस्यों में पारस्परिक संबंधों का आधार उनकी पारस्परिक सहायता की एक प्रणाली होती है और पारस्परिक सहयोग या सहायता के आधार पर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होता है। इसके साथ साथ समाज के अंदर समूह और विभाग भी पाए जाते हैं, ग्रुपिंग और डिवीजन भी होते हैं। प्रत्येक समाज में कई समूह या उपसमूह, भाग या उपभाग आदि समाज के अंगभूत तत्व होते हैं जिनसे समाज का निर्माण होता है। जैसे परिवार, समुदाय, समितियां, जातियां, प्रजातियां, वर्ग, धर्म, भीड़ आदि समाज के विभिन्न समूह और विभाग होते हैं। इसी के साथ साथ समाज के अंदर मानव व्यवहार का नियंत्रण भी पाया जाता है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर भी होता है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मानव व्यवहार पर नियंत्रित रखना आवश्यक होता है और मनुष्य की इच्छाएं असीमित हैं, उनकी नैतिक एवं सामाजिक आवश्यकताएं अनंत हैं, जैसे शक्ति, वैभव और सम्मान की इच्छा व आवश्यकता। यदि समाज में व्यक्ति की इच्छाओं को नियंत्रित करने वाली शक्तियां या साधन नहीं होंगे तो व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल रूप से बढ़ने लगेंगी और व्यक्ति स्वच्छंद व्यवहार करने लगेगा। ऐसी दशा में अनियंत्रण की प्रक्रिया समाज में होने लगेगी और व्यक्ति विचलनकारी हो जाएगा। तो इसलिए समाज के अंदर नियंत्रण की व्यवस्थाएं भी पाई जाती हैं। साथ साथ समाज के अंदर स्वतंत्रताएं भी पाई जाती हैं, लिबर्टीज़ पाई जाती हैं। तो समाज के विकास के लिए नियंत्रण और कठोर मानदंड की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। और समाज में हमें जो स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं वह एक दूसरी वस्तु है जो कुछ नियमों के अंतर्गत ही प्राप्त हो सकती हैं। यानी कुछ नियमों के अंतर्गत हमें स्वतंत्रताएं दी जाती है समाज में, जिससे समाज बना रहे या मनुष्यों के संबंध बने रहें।
साथ ही साथ समाज के अंदर संबंधों की एक जटिल व्यवस्था पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप होता है, और समाज में सतत परिवर्तनशील प्रणालियाँ पाई जाती हैं, यानी रीति रिवाज तथा कार्य प्रणालियाँ, अधिकार और पारस्परिक सहायता, समूह तथा विभाग, मानवीय व्यवहारों के नियंत्रण, स्वतंत्रताएं, ये सब एक जटिल व्यवस्था होते हुए भी ये सब सतत परिवर्तनशील है। अब इसके बाद हमें समाज की विशेषताएं, समाज के प्रकार, समाज और एक समाज में अंतर देखना है, वो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।